रूस और चीन समेत उन्हें जरूर कोई ना कोई ऐसी ताकतवर मदद और मिल रही है जिससे ईरान को यह लगता है कि वो लंबे अरसे तक रेजिस्टेंस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। अब ये दिखाई भी दे रहा है। यानी पहले ऐसे कहा जाता था कि ईरान के महदूद मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि साथ साथ प्रोडक्शन हो रही है और सप्लाई खत्म नहीं हो रही। तो ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। अभी हाल ही में उसने जो हमले किए हैं उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया अमेरिकी फौज को। ये डाटा हमारे पास मौजूद है और ये डाटा बड़ा क्लियरली बता रहा है कि दो जगहों में मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था ना, एक तो सऊदी अरब में एयरबेस के ऊपर अटैक किया, सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और वहां पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाया। अब अमेरिकी मीडिया भी उसके बारे में लिख रहा है। वहां पे अमेरिका के जो रीफ्यूलिंग के जो तैयारे हैं वो कुछ तबाह हो गए हैं, कुछ दीगर सिस्टम था अमेरिका का वो तबाह हुआ, अमेरिकी फौजी भी वहां पे जख्मी हुए, तो काफी नुकसान अब अमेरिकी मीडिया भी बता रहा है। दूसरा, ईरानी फौज के तर्जुमान ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है कि खारक जजीरे पे हमले के लिए जो अमेरिकन पर तोड़ रहे थे कुवैत के एक जजीरे से, वहां पे उन्होंने कहा जी हमने बड़ा खौफनाक हमला किया है। और जो उन्होंने नंबर दिया वो तो बूबियान जजीरे और अमेरिकी एयरबेस जो सऊदी अरब के अंदर है, इन दोनों जगहों पे उन्होंने कहा जी हमें इत्तला मिली थी कि 500 से जायद अमेरिकी फौजी जमा हुए हैं जिन्हें निशाना बनाया गया और उनमें से कई मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। ये दावा है जनाब ईरान की जानिब से, और ईरान के फौज के तर्जुमान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ब्रिगेडियर जुल्फिकारी ने। उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी एयरबेस जहां पे वो सऊदी एयरबेस है वहां पे अमेरिकन अपना काम करते हैं, और बूबियान का जजीरा ये कुवैत में है, इनमें फौजी जमा हो रहे थे। एक जगह पे 100 से जायद से और एक जगह पे 400 के करीब। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईरानी दावा है, बल्कि अमेरिकी मीडिया अब कंफर्म कर रहा है कि ये बड़े हमले हुए। अच्छा, कुछ बड़े हमले ईरान के ऊपर हुए हैं और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है अभी हाल ही में। उन हमलों की तरफ जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो एक झूठ बोला था कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हमने वो डाटा निकाला, हमने चेक किया कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत कीमतें बढ़ा दी हैं। क्या दुनिया में किसी और ने भी ऐसे किया? तो जो शहबाज शरीफ ने दावा किया उस तरह नहीं हुआ। दुनिया में तेल की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ी जैसे शहबाज शरीफ ने दावा किया कि दुगनी से ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इंडिया ने अपने शहरियों को एक रिलीफ दिया है। भारत की मौजूदा हुकूमत ने ऑयल बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। पेट्रोल के ऊपर जो ड्यूटी थी वो 13 रुपए से कम करके 3 रुपए कर दी। यानी जंग के दौरान जब पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है तो हुकूमत ने अपना मुनाफा कम कर दिया, यानी 13 रुपए से कम करके 3 रुपए फी लीटर पे ले आए। और पाकिस्तान में 100 रुपए वाली लेवी को उठा के 300 रुपए कर दिया। पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमत तो बहुत थोड़ी है, असल पैसा तो जो ये कमा रहे हैं वो तो ये कमा रहे हैं टैक्सेस का जो पेट्रोल के ऊपर ये लगा रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत आज भी उससे कम है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में थी। आज भी 120 पे नहीं पहुंचा फिगर, मैंने अभी जब चेक किया है तो इमरान खान के दौर में तो 120 टच करके इससे ऊपर भी निकल गया था। वो 150 का पेट्रोल कैसे बेच रहा था जिसमें हुकूमत कहती है कि उस वक्त की हुकूमत मुनाफा कमा रही थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान मुनाफा कमा रहा है 150 का बेचकर, तो आज ये खसारे में बेच रहे हैं, वो भी 325 रुपए का। ये कोई साइंस समझ नहीं आ रही। और बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल भी आज सस्ता है, उसकी निस्बत महंगा बहुत हुआ है, डबल कीमत के करीब पहुंच गया, लेकिन इमरान खान के दौर से आज भी सस्ता है। तो अब ये इनकी अपनी बातें इनके सामने आ रही हैं, तो एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। देखें, इंडिया की हुकूमत ने फायदा दिया अपने लोगों को और उन्होंने अपना टैक्स कम किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के जो है वो अवाम की कमर तोड़ दी। नाज़रीन, दो जगह से और इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एक तो लबनान में इसराइल ने जो अटैक किया वहां काफी नुकसान किया है, 1000 से ज्यादा लोग वहां पे शहीद हो गए हैं और हिजबुल्लाह के साथ एक खौफनाक जंग वहां पे चल रही है। हिजबुल्लाह ने वापस इसराइल के ऊपर हमला किया और हिजबुल्लाह और इनके बीच में, इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसमें टैंक तबाह कर दिए उन्होंने इसराइल के, और बाकायदा उसकी वीडियो भी जारी कर दी। जबकि हौसी जो यमन वाले हैं वो भी लड़ाई में उतर चुके हैं। उन्होंने अपना पहला मिसाइल हमला किया इसराइल के ऊपर, जिसकी कंफर्मेशन इसराइली मीडिया ने दे दी है कि हौसियों की जानिब से पहला अटैक किया गया है। जबकि हौसी अब ये कह रहे हैं कि वो लगातार हमले करेंगे इसराइल पर और वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, वो इस खित्ते में अमेरिकन और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तो ये एक ग्रोह और आ गया, लड़ाई के अंदर शामिल हो गया। ये हौसी वही है जिनकी सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ भी बड़ा अरसा लड़ाई चलती रही है। यमन में और सऊदी अरब में मिसाइल भी गिरते रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में जो अमरीकी दिफाई निज़ाम था वो हौसियों के मिसाइलों को नाकाम बनाता रहा। लेकिन इस वक्त जो फिजाई दिफाई निज़ाम है पूरे खित्ते में वो तहस नहस हो चुके हैं। उनकी वो हालत नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। गो के अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी कैपेसिटी को देखें तो वो 30%, 40% या किसी जगह पे 20% वो इतना काम कर रहे हैं, पहले जो 100% काम किया करते थे। तो हालात अब बड़े मुश्किल है। अगर कोई मिसाइल आता है
तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको रोकना, क्योंकि देखिए इंटरसेप्टर्स भी कम होते जा रहे हैं, अब मिसाइल बहुत महंगे हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। फिर एक एक मिसाइल को रोकने के लिए, ड्रोन को रोकने के लिए 4-4 मिसाइल इन्होंने शुरू में दागे हैं। तो बहुत बड़ी मिकदार में अपने हथियारों को जाया किया है अमेरिका ने और इसराइल ने इस पूरे रीजन में। पेंटागन के अंदर इस बात की एक फिक्र भी है कि जितने मिसाइल हम पूरे साल में बनाते हैं उतने मिसाइल तो ये चंद दिन में चला देते हैं। यानी अभी 1 महीने की लड़ाई में इतने मिसाइल चला दिए गए हैं कि एक डाटा शेयर किया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उसमें बताया गया कि, और ये अमेरिका से है, कि 7 से 9 महीनों में अमेरिका इतने हथियार नहीं बना सकता जितने हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिए हैं ईरान के खिलाफ अब तक। सिर्फ तेहरान पे जो बम गिराए गए हैं या मिसाइल गिराए गए हैं उनकी तादाद 3000 से जायद है। हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में यह होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मर्तबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी यही बता रहा है, और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। DGISPR और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया, उनके वजीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी अवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहां पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गया, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का, ना मोहसिन नकवी का बनता है ना आसिम मुनीर का बनता है, और DGISPR का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करें कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजिमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, DGISPR का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्संस के हवाले से, ये बहुत जरूरी है, और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि DGISPR कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं क्या ये इस्लामी तरीकाकार है। ये उन्होंने अफगान तालिबान वहां की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की, और उसके बाद DGISPR ने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खसूसी ताल्लुक है, दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। एक तो ये आपका काम ही नहीं है। अगर किसी सहाफी ने सवाल किया तो सहाफी का तो काम है सवाल करना। तो DGISPR को हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में नहीं बोलना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान कितने बुरे हैं ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करेगा, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत से पूछकर। पॉलिसी सियासतदान बनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देखो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करोगे, तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम वो ड्यूटी पूरी करोगे। जो पॉलिसी बनाएंगे वो पाकिस्तानी बनाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। तो ये पॉलिसी सियासतदानों ने बनानी है कि अफगानिस्तान को क्या कहना है, सऊदी अरब को क्या कहना है, और कोई दिफाई मुआहदा पब्लिक करना है तो ये तो सियासतदानों का काम है। ये तो वजारत खारजा में आपका तो हिस्सा नहीं है, तो आप हर चीज में शामिल क्यों हो जाते हैं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। इसके जवाब मेरे पास नहीं है कि हर चीज में क्यों शामिल हो जाते हैं। फिजा आलम साहिबा ने DGISPR को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगरनी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओ को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा है, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रहे थे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और DGISPR को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे, भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत,
और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले ही सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आजाद कश्मीर जाएंगे एक बहुत बड़ा वफद लेकर, उनके साथ एम्बुलेंसेज होंगी, बल्कि ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था। सेनेटर मुश्ताक उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, कश्मीरियों के हक के अंदर वो निकले, बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, सहाफी भी वहां पे मौजूद थे। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रजी ताहिर साहब जो अभी हाल ही में छूट कर आए थे, उन्होंने कवरेज की थी इस मुजाहरे की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर में छापा मार के, और सहाफी भी उठा लिए। तो 10 के करीब बंदे और पकड़ लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंसानी सामान हमदर्दी का, देखिए यही आदमी जब इमदादी सामान लेकर फलस्तीन जा रहा था तो इसराइलियों ने गिरफ्तार कर लिया। आज यही आदमी इमदादी सामान लेकर कश्मीर जा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं क्या हमारी फोर्सेस में और इसराइली फोर्सेस में फिर कोई फर्क रह जाता है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई गद्दारी का फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई बगावत का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सादी बात कर रहा हूं कि यही सेनेटर मुश्ताक इमदादी सामान लेकर जाता है फलस्तीन में तो इसराइली पकड़ लेते हैं, यही सेनेटर मुश्ताक जो है इमदादी सामान लेकर जाता है कश्मीर में तो इसे पाकिस्तानी फोर्सेस पकड़ लेती हैं। हम इसका क्या मतलब लें? अब पीर वाले दिन डॉक्टर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, खाने पीने का सामान जाएगा, मरहम पट्टी का सामान जाएगा और बहुत सारे वॉलंटियर्स जाएंगे। तो देखना है कि उन्हें रोका जाता है या क्या किया जाता है। क्योंकि देखें ना, डीजी साहब कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे। तो हमारा यह सवाल तो करना बनता है कि इंसानी इमदाद कश्मीर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, एमक्यूएम, ये सारे एक दूसरे को जाली नशस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बांटी गई है। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे पीएमएलएन को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला एमक्यूएम को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं? अच्छा जी, अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी अगर हम जाली सीटों में बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों में बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए। और मजे की बात यह है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में, ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और डीजीआईएसपीआर बजीदा नहीं, इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बजीदा नहीं, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये सारी सियासी जमातें कह रही है कि बूट पॉलिश करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुम सारे इक्तदार में आओ। आज गवाही दे रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी भी गवाही दे रही है, पीएमएलएन भी गवाही दे रही है, एमक्यूएम भी गवाही दे रही है, एएनपी भी गवाही दे रही है, जमात इस्लामी भी गवाही दे रही है, फजलुर रहमान भी गवाही दे रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी सब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको फील्ड मार्शल ने फॉर्म 47 दिया। आज सारी जमातें कह रही हैं कि फौज सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रही है, जबकि फील्ड मार्शल और उनके साथी या डीजीआईएसपीआर ये बजिद है कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन ठीक हुआ। तो जो इलेक्शन लड़े और जिनको सीटें दी वो खुद गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमें ये सीटें ठीक तरीके से नहीं दी गई। जुल्म और ज्यादती के इंतहा में आपको बताता हूं नाज़रीन, पिछले 15 दिनों का एक चार्ट जारी किया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। ये बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, डाटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने एक डाटा जारी किया कि 15 दिनों में पूरे खित्ते में जो डीजल की कीमत है उसमें कितना फर्क आया। पाकिस्तान का लिखते हुए बताते हैं, पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 15 दिनों में जो इजाफा हुआ वो 20.8%, लगभग 21% है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों में डीजल की कीमत 21% तक बढ़ गई। अफगानिस्तान में जहां पे कोई बंदरगाह नहीं है, जहां कोई मुआहदे नहीं है, जहां कोई बहुत बड़े पैमाने पे उस तरह तेल आ भी नहीं सकता, तो वहां पे जो डीजल की कीमत बढ़ी वो 1.4% है, 1.4%। पाकिस्तान में 21%, भारत में 0%, बांग्लादेश में 0%, श्रीलंका में 0%, नेपाल में 0%। अंदाजा करें आप, नेपाल को भी कोई समंदर नहीं लगता, पूरा इंडिया क्रॉस करके जाता है उनका तेल। यानी इन सारे मुल्कों में 15 दिनों में तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कितना इजाफा हो गया? 21% का इजाफा हो गया 15 दिनों में। जबकि दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है जिसकी कीमत में इजाफा 1.4% है। तो ये तो है नाजरीन हालात। नाजरीन 2 खबरें आपको मैं जाते जाते देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। नंबर 1 तो ये कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सदाकत नहीं है।
तो आप हमसे कंफर्म कर दिया करें इमरान खान साहब की सेहत के जो मामला पहले से हैं वो तो हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है और ये मुतालबा भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से और अस्पताल के हवाले से जो चीजें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जबकि एहतजाज में जिन लोगों ने मेरी तजलील की मैं उन सबको माफ करता हूं। नरेंद्र मोदी को गंदी गालियां दी थी इंडिया की जेनजी ने, बड़ी गंदी मां बहन की गालियां दी थी, नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने बहुत गालियां दी थी नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि जिन्होंने एहतजाज में मुझे गालम गलोच की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी गंदी, मेरे गलत अल्फाज बोले, तो मैं उन सबको माफ करता हूं। ये है नाज़रीन नरेंद्र मोदी, जिसको हम फाशिस्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ हम रोजाना बात करते हैं, हमारा मीडिया बात करता है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो बदला लेगा, मुझे पता है, उसकी अपनी सियासत है, उसका अपना तरीकाकार है। लेकिन जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, तो उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाए और उनके खिलाफ कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए। तो देखिए वो माफ करने पे मजबूर हो गया, लेकिन इधर क्योंकि सारे बूट पॉलिश करके आते हैं, तो जो मरियम नवाज है वो कहती है मारो जितना हो सकता है। नवाज शरीफ की भी यही पॉलिसी, जरदारी, बिलावल, सबकी यही पॉलिसी। वो कहता है जी मैं ब्रूट मेजोरिटी लूंगा, डंडे वाली जमहूरियत लेकर आऊंगा। वो दूसरा कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, उसका बाप ये कहता है आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ भी इसी रास्ते पे, शहबाज शरीफ भी इसी रास्ते पे। तो इनको ये पता है कि इन्होंने भुट्टों के साथ लमक के ही आना है, जो इमरान खान ने कहा था कि भुट्टों के तस्मों के साथ लटक के ये ले आते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, अवाम में तो ये जा नहीं सकते। हाँ, एक रास्ता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतरें और इमरान खान से जाके बात करें और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहें कि जी बहुत हो गया, आप जाएं, हम मुल्क को खुद चला लेंगे, हमारा मुल्क है, हमें चलाना आता है, हम 25 करोड़ लोग हैं, तुम चंद ऑफिसर या मुलाजिम सरकारी बैठ के हमें डिक्टेशन देना बंद करो, अपनी तनख्वाह लो और अपनी ड्यूटी करो।